तो दिक्कत होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे तो दिक्कत होगी। राहुल जी ने कल कहा था बोरिंग, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संसद में जाते हैं चर्चा के लिए, बड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए, वहां आप इंटरटेनमेंट ढूंढते नहीं जाते, वहां पर आपको कुछ डाटा और कुछ फैक्टर्स तो देखने ही पड़ेंगे। देखिए 2 घंटे का वक्त अब रह गया है। 2 घंटे बाद जिन तमाम उम्मीदों पर, गुंजाइशों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएगा कि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट या पहला पूर्ण बजट कितना आपकी उम्मीदें पूरी करता है। मिडिल क्लास को क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है, एमएसएमई सेक्टर को क्या मिलता है, डिफेंस को, हेल्थ को क्या मिलता है, शिक्षा को क्या मिलता है। अरविंद केजरीवाल तो पहले ही पासे फेंक चुके हैं, कोर्ट में बॉल डाल चुके हैं। वो तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं, बोझ को कम करने की बात कर रहे हैं आम आदमी के, अमीर का लोन माफ ना हो ऐसी उन्होंने मांग अपनी चिट्ठी में कर दी है। लेकिन इस बजट से क्या निकलकर सामने आएगा ये तो 2 घंटे बाद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हमारी है वो कम से कम इस तरफ तो इशारा कर रही है कि अप्रैल से दिसंबर तक अगर हम कहें तो महंगाई दर में थोड़ी गिरावट जरूर महसूस की गई है, जो 4 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि थोड़ी सी और उम्मीद, थोड़ी सी और गुंजाइश, थोड़ी सी और गुड लक की हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए, रजत सेठी जी। रजत जी, सबकी उम्मीदों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए आपकी क्या विश लिस्ट या आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, युवाओं की तो एक ही उम्मीद रहती है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप और स्वरोजगार की बातें उठी हैं उसमें थोड़ी सी आगे और पुश मिले, नए तकनीकों पे जितना भारत सरकार को व्यय करना चाहिए उसमें और इजाफा हो, और जितने भी आईटी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको होप दिख सके। देखिए, आप अमेरिका, चाइना, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम सबको देखिए, सारी अर्थव्यवस्थाओं का एकमात्र फोकस आजकल टेक्नोलॉजी पर ही है। तो अगर सरकारें पीछे हटी और उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई तो फिर से हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़, और प्रधानमंत्री जी का ये फेवरेट टॉपिक भी है, वो हमेशा बात करते हैं, सारे जितने भी विश्व के बड़े बड़े टेक्निकल लीडर्स हैं सबसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ये फोकस रहता है कि भारत ये जो टेक्नोलॉजी की रेस चल रही है इसमें कहीं पीछे नहीं रहे, और इसके लिए यथासंभव प्रयास जो बजट के माध्यम से हो सकता है वो जरूर किया अभी देखिए, अभी तो एआई की दौड़ चल रही है। बिल्कुल, अब चाइना ने डीप सीक निकाला, कल ये प्रश्न पूछा भी गया था मेरे ख्याल से जी। उसका जवाब मंत्री जी ने दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं इस साल भारत जो है अपना एक एआई प्लेटफॉर्म वो डेवलप करे। आरएनडी में मुझे लगता है पिछले साल बजट में एक फंड रखा गया था, लेकिन जाहिर है इतने बड़े देश के लिए वो एडिक्वेट शायद ना हो। देखिए, आप इस बात को समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सरकार नहीं मैनेज कर सकती। सरकार अगर चाहे कि हम रिसर्च में पैसा लगा दें तो रिसर्च हो जाएगी, हम एआई में पैसा लगाएं तो एआई में आप चैट जीपीटी हिंदुस्तान में बना लेंगे, नहीं होता है। आपको इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए। आप इतने रास्ते खोल दीजिए कि जिसमें जो क्रिएटिविटी है वो अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट को आगे बढ़ा सके। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम चाहते तो हैं स्टार्टअप हिंदुस्तान के बने, 1 लाख से ज़्यादा हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब वो स्टार्टअप कोई नया प्रोडक्ट बना के आता है, आपके सरकारी डिपार्टमेंट वही पुरानी रूल बुक लेके आता है, पुराना रेफरेंस बताइए, कितने साल का एक्सपीरियंस है ये बताइए, टर्नओवर बताइए, तब हम आपको बिडिंग में मौका देंगे। ये लॉजिक है? कहने का मतलब ये है कि आप कवर तो बदल रहे हैं, किताबें तो अंदर वही पुरानी है, उनको कब बदलोगे? तो फिर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यही मैं कह रहा हूं, छलांगे कैसे मारते हैं जो बताया जाता है। देखो, बताना अलग है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। मोदी जी के बारे में मैं एक ही कह सकता हूं, आपने टॉप लेवल पे करप्शन दिख नहीं रहा, ये अच्छी बात है। ग्राउंड लेवल पे करप्शन बढ़ गया है। आज आप छोटे एमएसएमई, क्यों हालत खराब है? आपकी एम्प्लॉयमेंट कहां से आती है? एमएसएमई। एमएसएमई आज ट्रेडर बन गया है मैन्युफैक्चरर की जगह। क्यों? उसको पता है बाजार का है हिंदुस्तान का, वो यहां नहीं बनाता, वो चाइना से बनवा के लाता है, लेबल यहां लगाता है। हमें इन बातों को सोचना होगा। देखिए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, देश हमारा ही है। हम जितना देश मोदी जी का है, जितना राहुल गांधी का है, उतना ही हमारा है। उसमें क्या बात है? मैं वही कह रहा हूं कि वी हैव टू बी लॉजिकल। आपका एक ही पैरामीटर है ना। आज आपके यहां ये मेरे को बताइए, हर डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं बता सकता कि इस बार कितने टेंडर स्टार्टअप्स को दिए गए? डिक्लेयर करिए ना। आप डिफेंस में बात करते हैं, लोग इनोवेशन करते हैं, फिर वो कहते हैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड। अरे, स्टार्टअप का ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा? 10 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए। फिर दूसरी बात, जो बड़ी कंपनियां हैं वो स्टार्टअप को उठने नहीं दे रही,
वो कहती है देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उनके अपने पुराने कनेक्ट्स हैं, अंदर टेबल खेल खेलता है, स्टार्टअप फंस जाता है वहां पे। आप मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और न्यू बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट भारत में अभी भी वैसा नहीं बना नहीं हुआ सर, है। अब तस्वीर आ गई है जिस तस्वीर का इंतजार पूरा देश करता है, वो तस्वीर सामने आ गई है। लाल लिफाफा या ये जो लाल कवर है, ये जब खुलेगा और इस पिटारे से क्या निकलेगा, तो जितनी उम्मीदों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन निर्मला सीतारमण अधिकारियों के साथ अब बाहर आ चुकी हैं। हाथ में वही बजट है जो सुबह 11 बजे संसद के अंदर पढ़ा जाएगा और इस बजट से तमाम सेक्टर्स को बड़ी बड़ी उम्मीदें, देश को बड़ी बड़ी उम्मीदें, और वो बड़ी बड़ी उम्मीदें कैसे पूरा होंगी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों, मध्यम वर्गीयों और महिलाओं को फोकस में रखा गया है। अब इन तीनों को ही इस लाल लिफाफे से क्या निकलकर सामने आएगा, ये लाल कवर से क्या निकलकर सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प आपको होगा। लाल लिफाफा दिख रहा है, मुझे उसमें पैसा दिख रहा है। मनी 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 सब कुछ उसमें ही है, क्यों दीपक जी? बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं वो पोटली, ये जो पोटली है, ये पोटली क्यों, इसका लॉजिक क्या है? कहते हैं ना कि दरअसल सरकार हमारे अच्छा यहाँ जो कर रही है, बही तो खाते हैं ना, उसको वो गलत परंपरागत फहमी हो ढंग जाती है कि से सब चीज़ लाल लिफाफे लिफाफे में के रखे अंदर रैप करके रखे praising जाते हैं। तो if you हमको want भारतीय परंपरा को लाना है, हम लोग हमको विदेशी जनता के लिए संस्कृति बंद करें को इस छोड़ना देश है। जब ये बात शुरू हुई, मैं बता पहले रहा तो हूँ, बजट भी शाम को मंत्री पेश यादव होता सर था बहुत अच्छा ताकि काम ब्रिटेन के जो लोग हैं वो 11 साढ़े 11 बजे उसको देख सके। शाम हमारे यहाँ शाम को होता था। हाँ, फिर वो दिल्ली ताकि एक बार शोएब के पास चलते हैं। जी महारानी शोएब, वित्त मंत्री की गाड़ी निकल चुकी है, बताएं अब यहाँ से आगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है और अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जो काफिला है वो तस्वीरें भी लाइव हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए वित्त मंत्री की गाड़ियों का जो काफिला है वो अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है, निकल रहा है। यहाँ से वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन की दूरी महज 1 मिनट की दूरी है गाड़ी से। और ये देखिए कि काफिला अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता हुआ, और जो लाल कॉपी जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे उसको दिखाया वित्त मंत्री ने। और देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर अब ये काफिला जा रहा है, राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी, एक प्रोसेस है पूरा, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी संसद में, और संसद में फिर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो अब ये तकरीबन मानकर चलिए कि 25 से 30 मिनट तक अंदर ही अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए जो वित्त मंत्री है वो गई है। पिछले साल भी हमने देखा था तकरीबन 25 से 30 मिनट के करीब लगे थे। और अंदर भी अभी जब अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की बात करें या दूसरे जो अधिकारी है, तो तकरीबन 20-25 मिनट ही वो अंदर रही वित्त मंत्रालय में, और यहाँ भी उतना ही समय लगेगा ये उम्मीद है। और उसके बाद संसद में जाएगी और फिर जो बजट है वो देश के सामने आएगा जब संसद में के पटल पर रखा जाएगा। और सुबह के वक्त जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बाहर निकले थे उस वक्त भी हमने पूछा था, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो एक संकेत है, और प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो एक तो मिडिल क्लास को लेकर था, महिलाओं को लेकर है, और लक्ष्मी का भी जिक्र किया कि लक्ष्मी की जो कृपा है वो रहेगी प्रधानमंत्री की तरफ से। तो इन संकेतों के जरिए समझा जा सकता है कि जो बजट है वो किस तरह का रहने वाला है। मिडिल क्लास, महिला, इन तमाम चीजों का जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसी के इर्द गिर्द बजट रहेगा, और 12 बजे का इंतजार कीजिए जब तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ जाएगी। तो उसी का इंतजार है। ठीक है, मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कल अपने संबोधन में इसी बात से शुरुआत की थी। बेशक उन्होंने गरीब, मध्यम वर्गीय और महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन मां लक्ष्मी की स्तुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और जब वो स्तुति कर रहे थे तो घर में बैठे जो लोग हैं, जो टीवी चैनल्स पर उनको देख रहे थे, सबके जहन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा होगा कि मां लक्ष्मी की कृपा इस बजट से शायद हम पर भी बरसेगी, हमारी जेबें भरेंगी, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ राहत मिल जाएगी, किसानों को कुछ राहत मिल जाएगी। बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, थोड़ा इंतजार आपको और करना होगा। जो औपचारिकताएं हैं बजट को पेश करने से पहले की, उन औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, और जैसे ही औपचारिकता पूरी होंगी, 11 बजेंगे घड़ी में, वैसे ही संसद में बजट पेश किया जाएगा। और जितने भी आपके जहन में सवाल हैं या जितनी भी उम्मीदें आपके जहन में हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे करके साफ होना शुरू हो जाएंगी। सौरभ, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी अब अभी देख रहे थे। वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में इस वक्त हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब इसके बाद ये कैबिनेट में रखा जाएगा ये मसौदा, और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री जो है इस बजट को पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। प्रदीप सिंह जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका, नमस्कार आपको। बजट के लिए सब अपनी अपनी उम्मीदें बता रहे हैं सर, अब पूरी जो हो सो हो, लेकिन बताना तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल।
आपकी कोई विश लिस्ट? नहीं नहीं, मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है। विश लिस्ट जो है वो पूरे देश की एक ही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आज जो खबर छपी है, मतलब खबर तो कल ही आई थी इकोनॉमिक सर्वे की, जो एम्फेसिस है मुख्य रूप से डीरेगुलेशन पर, कि भाई ऐसे एमएसएमई हैं या छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार हमको कुछ मत दीजिए, हमको बिजनेस करने दीजिए, तो रेगुलेशन कम कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एसेस करना पड़ेगा कि रेगुलेशन की कॉस्ट क्या आ रही है, कंप्लायंस की कॉस्ट क्या आ रही है अलग अलग उद्योगों पर, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके अलावा जिम्मेदारी ज़्यादा स्टेट्स पर है, लेकिन ये कहकर केंद्र सरकार नहीं बच सकती। केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी अपनी पार्टी की और समर्थन वाली सरकारें जो हैं ज़्यादातर राज्यों में हैं, तो वहाँ एक मॉडल पेश करना चाहिए कि डीरेगुलेशन इस तरह से होना चाहिए। बाकी राज्य भी इकोनॉमिक फ़ायदा दिखेगा तो राज्य उसका ज़रूर अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, लेकिन डीरेगुलेशन के बिना काम नहीं चलने वाला है, ये समझ में आ रहा है। सरकार ने एक चीज़ कोरोना के समय से बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि फिस्कल प्रूडेंस का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ेगी, और इकोनॉमिक सर्वे से भी लग रहा है और उसके अलावा भी इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि सरकार फिस्कल प्रूडेंस का जो रास्ता उसने अख्तियार किया उसको छोड़ेगी, क्योंकि जैसे आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी और उसका असर जो होगा वो ज़्यादा भयानक होगा। आपने देखा कोरोना के दौरान दुनिया में तमाम देशों ने फिस्कल डेफिसिट की चिंता छोड़ दी और बेतहाशा करेंसी छापना शुरू किया। उसका नतीजा आज यह है कि उनके यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उस समय बड़ी आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कहा गया कि इनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, अर्थशास्त्र जानते नहीं हैं। अर्थशास्त्री कोई होता, कोई अर्थशास्त्र का समझदार व्यक्ति होता तो वो इस समय चिंता न करता। आप याद कीजिए चिदम्बरम को, रघुराम राजन को, ऐसे लोग, सब लोग कह रहे थे कि इस समय लोगों के हाथ में पैसा दीजिए जी, भूल जाइए फिस्कल डेफिसिट कहाँ जाएगा। लेकिन टस से मस नहीं हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उसका फायदा मिल रहा है दुनिया में। हमारी मुट्ठी कभी तो खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुले मुट्ठी में होना भी तो चाहिए कुछ। खोल के करें क्या? जो अनुमान है लगभग 1 लाख करोड़ का की गुंजाइश है सरकार के पास, तो उसमें केवल 2% लोग कुल आबादी का इनकम टैक्स देते हैं। वहाँ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का नहीं होगा तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में का डेवलपमेंट नहीं होगा, वो नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ये चेन रिएक्शन है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो रोज़गार आएगा, रोज़गार आएगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब एक बात कही जाती है बार बार कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तो जो उनकी अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अगर वही फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा उद्योगपति है जो कैपेसिटी एडिशन करना चाहेगा? तो ये कुल मिलाकर मामला ये है कि डीरेगुलेट कीजिए इकॉनमी को, और इकॉनमी की जो अपनी ताकत है उसको बढ़ने दीजिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, वित्त मामलों के जानकार, कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा साहब। बिजॉन साहब की बहुत सुनती हैं सरकारें। सर गुड मॉर्निंग, क्या सलाह दिया आपने इस बार? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, क्या सलाह दी आपने इस बार सरकार को? अरे भाई, एक तो हम बता दें कि हम हैदराबाद से बैठकर हमारे जितने दिल्ली के पैनलिस्ट हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, स्वाति जी आपको भी, और आपके जितने मतलब शागिर्द लोग हैं, जितने आपके व्यूअर्स हैं, सबको नमस्कार। बारिश हो रही है दिल्ली में, हम देख रहे हैं, शुभ होता है बारिश होना, तो हम उम्मीद करते हैं कि 8th टाइम एक रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, 8th टाइम वो पेश करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज हम लोग चाह रहे हैं उनसे वो आज वो बनेगा। इस लैपटॉप से मतलब आईपैड से वो खोल कर हम लोग को बताएगी। हम उम्मीद करते हैं, और क्या उम्मीद करते हैं? मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट को कम करना। जैसे जो कॉस्ट मतलब हमारे फार्मर्स को मिलता है।
कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बिजॉन साहब अभी बता ही रहे थे। टुडे वी आर जी, जी। पेइंग मोर देन 65 to 70% इंटरमीडिएट कॉस्ट। हमको एफिशिएंट गवर्नेंस चाहिए, हमको चाहिए वो गवर्नेंस जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे को सही ढंग से यूज करें। सब लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप मतलब समझते हो हर महीने लोगों से, उसको आप एफिशिएंटली यूज करो अपने नागरिकों के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ केयर, फूड अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, फूड बास्केट शुड बी मेड अवेलेबल जितने मतलब अफोर्डेबल मैनर, ये हम लोगों को उम्मीद है। तो हम लोग चाहते हैं कि फार्मर्स को और एनकरेजमेंट करें, इनोवेशन आए, टेक्नोलॉजी को यूज करें, ताकि कंज्यूमर के जो भी दिक्कतें हैं कोर्ट ना जाना पड़े, घर बैठे हमारा निष्कासन होनी चाहिए। हम चाहते हैं अच्छे गवर्नेंस हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जितने हम लोग सुझाव दिए हैं बजट पे, उस सारे उम्मीदों को वो फुलफिल करेंगे। जो भी मतलब हम सोचते हैं कि कोशिश वो जरूर कर रही है कि जितना कम से कम मतलब वेस्टेज हो, एफिशिएंसी आए, उपभोक्ताओं को उस ढंग से कीमत में एक तंत्र आए कि उनको ज्यादा इन्फ्लेशनरी विक्टिम ना बनाए। एफिशिएंसी इज की, गुड गवर्नेंस इज की। हमारे पैनल मेंबर्स भी कहे हैं कि आपको सिंपल इजी तरीके अपनाना चाहिए लोगों को व्यापार करने के लिए। व्यापारियों को उस ढंग का एक माहौल देना चाहिए ताकि वो अपना उपभोक्ताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। तो इस ढंग का मतलब तंत्र बनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड I can see that smile on your face, Gaurav ji. Saurav ji, I can see that. मेरे चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है सर। बजट जैसा भी आए स्माइल तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आपने जैसा बताया, देखिए वैसे तो बजट जो एक एक्सरसाइज है, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जरूरत से ज्यादा बजट को समझने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता। लेकिन एक लेआउट एक्सरसाइज है, भाई इस मद में इतना पैसा, इस मद में इतना पैसा। जैसे आप घर का बजट बनाते हो, वैसे सरकार खर्च और कैसे आमदनी का हिसाब देती है, वो हिसाब देती है सरकार। लेकिन उसमें फिर भी 2-3 ब्रॉड थीम्स होती हैं, एक कोई फोकस, एक थ्रस्ट एरिया दिखाई देता है हर बजट में। रोड मैप जो अगर रोड मैप आगे का, जी हाँ, जो सरकार दिखाती है उस पर ज्यादा नजर रहती है। जी, तो अगर ये ऐसे 1-2 की फोकस एरियाज आपको लगता है कि ये हो बजट में, तो वो क्या हो राशिद साहब? जी देखिए, पहली बात मैं एक प्रदीप जी की बात का जो कहूंगा, प्रदीप जी ने जो कहा था कि इनकम टैक्स वाले मतलब केवल 2% है और उसका दायरा सीमित है। देखिए, दो बहुत बड़ी बातें हैं। अभी जीएसटी जो है हर व्यक्ति दे रहा है, सरकार तो उसके आंकड़े भी कई बार नहीं बताती है। तो लाखों करोड़ों रुपए जो है जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास में आ रहे हैं। एजुकेशन सेस सालों से जो है लोग देते आ रहे हैं, उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सेस लिया गया उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो और दूसरी बात, टैक्स का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया जाता? किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर जो देश के कहते हैं 40% लोग किसान हैं, उन पे जो संपन्न लोग हैं उनको टैक्स के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? तो ये तमाम सरकार जो है वो एक बहाना बनाती है कि साहब आयकर का दायरा कम है, आयकर के लोग कम है, इसलिए आज लोग जीएसटी इतना ज्यादा दे रहे हैं। और खासतौर से जो व्यक्ति इंडिविजुअल जो है उनको उसमें कोई लाभ भी नहीं होता, कंपनियां उसका फायदा उठा रही है। तो सरकार के पास बहुत पैसे की कोई कमी हमारे देश में इस समय नहीं नजर आती है। ठीक है, बहाना नहीं चलेगा। देवेंद्र जैसा राशिद किदवई साहब कह रहे हैं कि बहाना नहीं चलेगा, सरकार कोई बहाना दे दे हर बार ऐसा नहीं चल पाएगा। सरकार को कुछ करके दिखाना होगा, सरकार को एक पुख्ता रोड मैप दिखाना होगा। 2047 तक विकसित भारत की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे होगा ये विकसित भारत, ये भी बताना होगा। और देखिए, इसमें प्राची जैसे बहाना शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो शायद लगेगा कि उसमें आपको दिख नहीं रहा, जबकि दिख रहा है कि जो पैसे सरकार के पास आते हैं, जैसे अगर मुफ्त राशन अगर दिया जा रहा है तो ये कहाँ से आता है, अगर उज्ज्वला स्कीम चलाई जा रही है तो ये कहाँ से आ रहा है, अगर आवास पे उस हिसाब से खर्च किया जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, टॉयलेट पे खर्च किया जा रहा है तो कहाँ से आ जा रहा है। रह गई बात दूसरी चीज़ की, आपको और क्या करना है। तो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 2014 से पहले जो स्थिति थी और अभी लगभग 79 से ज़्यादा ऊपर पॉइंट्स ऊपर की तरफ छलांग है। स्टार्टअप की अगर आप बात कर लें तो इस साल जनवरी में, इस साल नहीं 2024 का जो आंकड़ा आया था उसमें
1,60,000 स्टार्टअप लगभग रजिस्टर्ड थे DOPIT में, और उसके हिसाब से अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो 16.5 लाख तो डायरेक्ट जॉब वो स्टार्टअप दे रहे हैं। और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहां पर भारत का स्टार्टअप दुनिया में अपनी धमक ना बता रहा हो। फिनटेक के मामले में आप देख रहे हैं कि जर्मनी जैसे देश के जब प्रमुख यहां पे आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि इनका फिनटेक ऐसे कैसे काम कर रहा है। और दूसरी चीज आपकी स्टार्टअप के लिहाज से आप देख लें तो वर्ल्ड का जो 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो भारत का स्टार्टअप वो इकोसिस्टम दे रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें की जा रही है, निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ किया जाना है। जैसे 1500 कानून अगर आपने खत्म किए तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ही एक कदम था। ऐसे कई सारी चीजें की जा रही है और निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा इस लिहाज से हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो युद्ध चल रहे हैं और वैश्विक परिस्थितियां इस हिसाब से हैं, इसमें चुनौती बढ़ गई है। और अभी एक बड़ी चुनौती जो सबसे सामने नजर आएगी वो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भारत से भी आपने देखा कि बहुत सारे जो प्राइवेट मनी आता था वो खींच के बाहर इन्वेस्टमेंट वो बाहर जाना शुरू होगा, वो यूएस में लौटना शुरू होगा और वहां पर एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच सरकार की तरफ से जरूर कोशिश है कि अपने वित्तीय सेहत को जितना संभव हो सके उतना ठीक रखा जा सके। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि बजट को आपको पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना है, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना है। हाँ, देश की जो जरूरतें हैं उसका तो ध्यान रखना ही होगा, सोशल स्कीम्स हैं उसका तो ध्यान रखना ही होगा। सौरभ, इतना तो हम आप कह ही सकते हैं कम से कम कि नरेंद्र मोदी ने के आने के बाद से बजट कम से कम राजनीतिक चश्मे से तो नहीं बनाया जाता, इतना तो दिखता है कम से कम। आप कुछ कहना चाह रहे सर? एक ब्रेक लूंगा उसके बाद। देखिए, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान का इस समय टोटल GST जो पिछले बार बजट में एस्टिमेट किया गया था वो करीब 10,60,000 करोड़ के आसपास था कि भारत सरकार को बजट में मतलब कि इस साल में 10 लाख के आसपास GST आएगा। ब्याज पता है कितना है? 11,62,000। इसका मतलब जितना आप टोटल साल भर में GST इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा आपको ब्याज देना है। सर लेकिन हर देश बताते हैं हर दुनिया के हर बड़े मुल्क के ऊपर कर्ज है और बहुत अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। लेकिन वहां क्या है कि वहां सरकार नहीं काम करती, सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, प्राइवेट कैपिटल को एनकरेज किया जाता है। जहां सरकार का गैप है जैसे हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, टेलीकॉम है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल है। बैंकों में प्राइवेट सेक्टर, हमारे यहाँ पे हम सब कुछ सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल में क्या है, हमारे दो तमाशा